हेलो एंड वेलकम टू सी लैंग्वेज कंप्लीट कोर्स एब्सोल्यूट बिगिनर्स। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपको अगर प्रोग्रामिंग की एबीसी भी नहीं आती, मतलब आपको अभी तक प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता, तो ये कोर्स बिल्कुल उन लोगों के लिए है। मैं इस कोर्स में आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स और पूरा का पूरी सी लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और इसके लिए मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स भी डिज़ाइन कर रखे हैं और आपके लिए स्लाइड्स और पूरा का पूरा एक कोर्स जो इस हिसाब से तैयार किया है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल कुछ भी नहीं आइडिया, तो भी ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इस कोर्स को शुरू करेंगे। और एडवांस में इस कोर्स को मैंने प्रैक्टिकल रखते हुए आपके लिए काफ़ी सारे प्रॉब्लम सेट्स और होमवर्क सेट्स भी दिए हैं, और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मैंने खुद आपको हल करवाए हैं लाइव। तो उसके लिए भी आपको ये कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो फील होगा, और आपको लगेगा कि बिल्कुल आप जो है वो सीख रहे हैं, सिर्फ आप सी पढ़ नहीं रहे या सी को रट्टा नहीं लगा रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकली आप इसको लर्न कर रहे होंगे। कोर्स को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सी लैंग्वेज के बारे में बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज एक बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि 1989 या 79 में कुछ इस तरह आई थी। आप एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, लेकिन इतना है ये काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, जो कि सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली जो है मानी जाती है, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज है। आज के दौर में भी सी लैंग्वेज जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो लो लेवल से सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। हम सी लैंग्वेज इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि सी लैंग्वेज हर प्रोग्रामर जो है वो सबसे पहले सीखता है, क्योंकि इस ये सबसे मुश्किल होती है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं, इस कोर्स में बिल्कुल आपको आसान लगेगी। बेसिकली फंडामेंटल इसकी ये चीज़ है कि बेसिक ओ आती है, इसको सीखने के बाद आप जो दूसरी लैंग्वेजेस हैं उनको आसानी से सीख सकते हैं। बिल्कुल आपको एक हफ्ता भी नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ध्यान से अगर ये लैंग्वेज समझ आ गई तो। सो सबसे पहले हम अपना एनवायरनमेंट रेडी करते हैं, जो कि हमारा वीएस कोड होगा, हमारा कोड एडिटर, और जो सी का कंपाइलर है जीसीसी, वो हम जीडब्ल्यू जो है डाउनलोड करते हैं और सेटअप करते हैं। फिर हम बढ़ते हैं बाकायदा अपने कोर्स की तरफ चैप्टर 1 से। सो इस कोर्स को मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बताऊंगा इसी वीडियो में इंस्टॉलेशन और सेटअप कैसे करना है। फिर हम चैप्टर 1 में पढ़ रहे होंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और इनपुट आउटपुट। इसी तरह चैप्टर 2 में इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स, ये सब चीजें क्या होती हैं आपको कोर्स में आगे चलते चलते पता चल जाएगा। तो मैंने इस कोर्स को देखें, ये चैप्टर वाइज डिवाइड किए हुए हैं, तो हर चैप्टर में हम उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को लर्न कर रहे होंगे प्रैक्टिकली। साथ ही उसके प्रॉब्लम क्वेश्चंस और नोट्स वगैरह भी आपको दिए जाएंगे, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी स्लाइड्स जो हैं आपसे वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलें पहले अपनी एनवायरनमेंट सेट करते हैं, कोड एडिटर और कंपाइलर को डाउनलोड और इंस्टॉल करके सेटअप करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है, या कोई भी ब्राउज़र जो है आपके पास उसमें आपने चले जाना है, और यहाँ पे आपने सर्च करना है VS कोड। तो सिंपली आप सर्च करें। सबसे पहले हम VS कोड इंस्टॉल करेंगे। तो सिंपली आपके पास जो पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है code.visualstudiocode.com, आपने इस पर चले जाना है और डाउनलोड पे सिंपली क्लिक करना है। तो सिंपली आपके पास यहाँ इस वेबसाइट पर ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन आ जाएगा कि आपने कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डाउनलोड करनी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपके पास मैक है तो मैक में इंस्टॉल कर लें, लिनक्स के लिए इन ऑप्शंस को चूज़ कर लें। मैं सिंपली विंडोज़ के लिए जा रहा हूँ। तो डाउनलोड विंडोज़ के लिए गए, तो यहाँ पर देखें ऑप्शन आ गया है थैंक्स फॉर डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फॉर विंडोज़। तो अभी ये हमारी डाउनलोडिंग खुद ब खुद स्टार्ट कर देगा। अगर ये स्टार्ट नहीं करता तो हम यहाँ पर दोबारा क्लिक करेंगे, तो फिर ये डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। जब तक ये डाउनलोड हो रहे हैं, हम कंपाइलर अपना डाउनलोड करते हैं सी और सी प्लस प्लस के लिए, जिसका नाम है MinGW। तो सिंपली आपने MinGW डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड ये सर्च करना है अपने क्रोम में। तो आपके पास जो सबसे पहली वेबसाइट आई है देखें, sourceforge.net, आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है।
तो यहाँ सिंपली आपके पास ग्रीन वाला बटन जो है डाउनलोड का ये शो हो रहा है। तो सिंपली हमने डाउनलोड पे क्लिक कर दिया है, तो इसकी जो डाउनलोडिंग है वो भी हमारे पास अभी स्टार्ट हो जाएगी। एक बार ये दोनों चीज़ें डाउनलोड कर लें, फिर इसको कैसे इंटीग्रेट करना है और सेटअप करना है सी और सी प्लस प्लस के लिए, वो भी हम देखेंगे। ये अब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सिंपली ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम डाउनलोड के अपने फोल्डर में जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पहले विजुअल स्टूडियो कोड पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करेंगे। तो डबल क्लिक करके हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट कर दें। अपने यहाँ से आप लोकेशन चूज करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं सिंपली इसे डिफॉल्ट पे रखा हूँ। तो नेक्स्ट करें और दोबारा नेक्स्ट कर दें। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है, आपने अगर डेस्कटॉप पे आइकन बनाना है तो बना लेने से बेहतर है मैं इस पे क्लिक कर दूँ और इन सारे ऑप्शंस को चूज कर लें, ताकि आपको फोल्डर के अंदर से भी अगर आपने विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन करना हो तो आपको उसमें आसानी हो। सो सिंपली नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दें। तो इसका इंस्टॉल होने का हम वेट करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। आपने अभी फिलहाल के लिए इसे लॉन्च नहीं करना, तो इसको ऑन मार्क करके आप फिनिश कर दें। तो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपने कंपाइलर जो सी और सी प्लस प्लस का है उसे इंस्टॉल करेंगे, जो कि यहाँ हमारे पास MinGW है। तो सिंपली मैं MinGW ओपन करता हूँ या इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसकी डायरेक्टरी जो है अपनी चूज़ कर लें। मैं सिंपली इसे सी MinGW पे रख रहा हूँ, लेकिन आपने जो भी इसका रखना है चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखना है कि यह कहाँ इंस्टॉल हो रही है। तो मेरे केस में ये सी में सिंपली एक फोल्डर बन रहा है MinGW, तो ये वहाँ पर इंस्टॉल हो रही है। सो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ये कुछ पैकेजेस जो हैं वो यहाँ पे डाउनलोड होंगे डिपेंडिंग ऑन दी स्पीड ऑफ योर इंटरनेट। आपके इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक ये थोड़ी देर ले सकता है, तो हम इसे डाउनलोड होने देते हैं। सो अब हमारे पास ये कंप्लीट हो गया है, तो हमारे पास कंटिन्यू को यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो हमने सिंपली कंटिन्यू करना है। तो जब आप कंटिन्यू करेंगे तो कुछ इस तरह की विंडो आपके पास आएगी और यहाँ पर आपको ये वाले ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। तो इसमें आपने दो चीज़ों को मार्क करना है। तो यहाँ पे आप MinGW बेस जो 32 है इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करके इसे मार्क फॉर इंस्टॉलेशन कर दें और यहाँ पे जो MinGW 32G CCG प्लस प्लस है इसे भी मार्क कर दें। सो इन दोनों चीज़ों को हमने जो मार्क कर लेना है और इसके बाद हमने यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन वाला ऑप्शन है उस पे जाकर हमने यहाँ पर ऑप्शन आ जाना है अप्लाई चेंजेस। तो यहाँ पे अप्लाई चेंजेस आएगा और यहाँ पे सिंपली आपने अप्लाई कर देना है। तो आपके इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक ये यहाँ पे थोड़ी देर ले सकता है, तो इसे यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने दें, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह की थोड़ी सी जो है इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो दोबारा होगी, क्योंकि पहले जो पैकेजेस हैं वो डाउनलोड हुए हैं। तो ये देखें अब इंस्टॉल हो गया, तो इसे हम सिंपली क्लोज कर देते हैं। तो इसे क्लोज करने के बाद इस विंडो को भी क्लोज कर दें। तो सिंपली हम जो है डेस्कटॉप पे आते हैं। हमारे डेस्कटॉप पे देखें यहाँ हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड का जो है ना आइकन आ चुका है। तो अभी हमने इसे ओपन नहीं करना, इससे पहले हम ऐसे करते हैं कि एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है उसे हम जो है वो एडिट कर लेते हैं। तो आपने सिंपली अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाकर
जहाँ पर आपने MinGW अपना इंस्टॉल किया है, जैसे मेरे केस में सी पे मैंने इंस्टॉल किया था, तो MinGW को मैं फोल्डर में गया और यहाँ पर मैं बिन वाले फोल्डर में गया। तो बिन वाले फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे जो फोल्डर पाथ है, इसकी ब्लैंक जगह पे आप क्लिक करें तो इसकी जो फोल्डर पाथ है वो सिलेक्ट हो जाएगा और इसे यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी दबाकर, या वैसे यहाँ से कॉपी आप कर सकते हैं। तो इसे कॉपी करने के बाद सिंपली क्लोज कर दें और अपने विंडोज की सर्च में जाएं और यहाँ पर सर्च करें एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल आप करेंगे सर्च तो यहाँ आपके पास आ जाएगा एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल फॉर योर अकाउंट। तो सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो नजर आ जाएगी। अब ये डायरेक्टली खुल गई है तो यहाँ से आपने एडिट करना है, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसे नहीं खुलती तो उनके पास एक और ऑप्शन आ सकता है। तो आप जब सर्च करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल तो आपके पास हो सकता है ये ऑप्शन आए, ये। तो सिंपली इस पे भी आपने यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है तो वही चीज़ ओपन हो जाएगी, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो सिंपली आपने इसी चीज़ पे आना है। तो यहाँ पे आपके पास ऊपर यूज़र वेरिएबल है और नीचे जो है सिस्टम वेरिएबल है। तो यूज़र वेरिएबल में आपने आकर पाथ पे आना है और पाथ में आकर एडिट करना है। तो एडिट करेंगे तो इसके बाद यहाँ आपने न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आपने वो जो कॉपी किया था उसे कंट्रोल वी दबाकर पेस्ट कर दें, या वैसे भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो करने के बाद आप ओके करें, सिंपली यहाँ से दोबारा ओके कर दें, ये क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा। तो अब हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब हम इसे चेक करते हैं सी का प्रोग्राम रन करके, और कुछ एक्सटेंशन जो है वो भी हमने इंस्टॉल करनी है। तो ये दोनों चीज़ें हमने विजुअल स्टूडियो कोड में करनी है अपने कोड एडिटर में। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड जो है अपना ओपन कर लेते हैं। तो ये मेरे पास ये प्रीवियसली पहले इंस्टॉल था एक बार, तो मैंने अनइंस्टॉल किया था तो वो फाइल ही ओपन हो गई है। तो मैं सिंपली इसे क्लोज कर देता हूँ। तो आपके पास कुछ इस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन होगा। तो सबसे पहले आपने जाना है यहाँ एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन में आने के बाद आपने सी प्लस प्लस जो है ना वो सर्च करना है। तो आप सर्च करेंगे यहाँ पर तो कुछ रिजल्ट यहाँ पर आपको शो होंगे। अब मैंने सी प्लस प्लस देखें सर्च किया है तो यहाँ पर आपके पास पहले नंबर पर जो C/C प्लस प्लस आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है, और इसके अपलोडर जो हैं वो यहाँ इसके लिखा हुआ है सी प्लस प्लस इंटेलिजेंस और Microsoft.com ने इसे बनाया है। तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो सिंपली जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है आपने एक और भी इंस्टॉल करनी है एक्सटेंशन, उसका नाम है कोड रनर। तो कोड रनर हम सर्च करते हैं। तो कोड रनर हमने सर्च किया तो ये जो पहले नंबर पर आया है जॉन हान वाला कोड रनर, और इसके आइकन में डॉट रन लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक करना है और इसे भी इंस्टॉल करना है। तो एक बार वेट करते हैं ये दोनों इंस्टॉल हो जाएं, तो उसके बाद हम अपना कोड रन करके भी टेस्ट करते हैं। सो सिंपली ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे फाइल पे आए और फाइल पे आकर पहले आपको ये फोल्डर ओपन करने के लिए कहेगा। तो कोई भी आप फोल्डर ओपन कर लें, जैसे मैं डेस्कटॉप पे ये एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम कुछ भी रखते हैं, मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग। तो ये फोल्डर हमारा यहाँ पे ओपन हो गया। सो सिंपली जब आप फोल्डर ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे टेस्टिंग लिखा हुआ है हमारे फोल्डर का नाम। तो यहाँ हम एक नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम लिख देते हैं hello.c। तो hello.c इसका नाम हमने रख दिया। तो यहाँ हम अपना सिंपल सा सी का प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। ये देखें अब मैं लिख रहा हूँ जैसे ही, तो मेरे पास ये खुद ही लफ्जों को जो है ना वो कंप्लीट कर रहा है। तो आप टैब करेंगे ये दोबारा खुद ही लिख लेगा। तो यही एक्सटेंशन लिखने का फायदा है। तो सिंपली अभी मैं फालतू नहीं कुछ भी ऐड कर रहा,
तो मैं सिर्फ आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा मेन फंक्शन आ गया। ये हम एक सिंपल सा सी का प्रोग्राम लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, तो हमने लिख लिया। तो सिंपली हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस दबाया सेव करने के लिए। और अब ये देखें, वो जो कोड रनर हमने लिखा था, इंस्टॉल किया था, उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास रन का आइकन आ गया। तो हमने इसको रन किया, तो ये देखें हमारे पास सिंपली हेलो वर्ल्ड जो लिखा हुआ आ गया है। अगर ये आपके पास ना भी आ रहा हो तो आप सिंपली इसे रन कर सकते हैं। अपने टर्मिनल में आए, तो जब आप टर्मिनल में आएंगे तो ये देखें अभी टर्मिनल लोड हो रहा है। तो अभी अपनी लोकेशन पर आ जाए तो आप इसे यहाँ से भी रन कर देते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे रन करना है इसको। तो यहाँ पे आप लिखें सिंपली GCC और अपनी फाइल का नाम hello.c। तो ये हमारी फाइल आप देखें कंपाइल हो गई है, और इधर a.exe वाली हमारी फाइल एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है वो बन गई है। तो सिंपली हम इसे रन कैसे करते हैं, .a.exe, तो ये आ गया। तो हम एंटर करेंगे तो ये फाइल हमारी देखें इधर टर्मिनल में रन हो गई है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। तो ये दोनों चीज़ें लिखने के बजाय अगर ये बटन आपके पास आ रहा होगा, क्योंकि हमने कोड रनर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, तो इधर से आपको आसानी होगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम बाकायदा स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 1। तो जब अपन विजुअल स्टूडियो कोड को आप ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो नज़र आएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि हम कोई भी फ़ोल्डर ओपन करते हैं। फ़ोल्डर ओपन करेंगे तो मैं जैसे डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो सॉरी डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप पे गया और मेरे पास यहाँ एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है खाली, सी प्रोग्रामिंग उसका नाम है। वरना अगर आपके पास कोई फ़ोल्डर नहीं है तो आप यहाँ से न्यू फ़ोल्डर बना दें। तो मैं इस फ़ोल्डर को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फ़ोल्डर हमारा देख लें एक बार, ये दोबारा से रीलोड होगा तो ये फ़ोल्डर हमारा यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करके न्यू फाइल पे, तो हम कोई भी नया फ़ोल्डर जो है सॉरी कोई भी नई फाइल जो है वो बना सकते हैं। तो मैंने इधर क्लिक किया तो हम इधर फाइल का नाम देते हैं। तो फाइल का नाम हम कोई भी दे सकते हैं। तो मैं इसका नाम चलें दे देता हूँ hello.c। तो इस फाइल का नाम हम हेलो, तो चलिए हमने फाइल का नाम लिख दिया है। तो सी हम क्यों लिख रहे हैं, बेसिकली डॉट सी, डॉट जब किसी फाइल के नाम के बाद आती है तो उसका मतलब है यहाँ से इस फाइल की एक्सटेंशन मेंशन होगी। तो सी का मतलब होगा कि जो हेलो फाइल है इसकी एक्सटेंशन सी है, यानी कि ये एक सी की फाइल है। तो आप देखते हैं जैसे ही मैं सी को रिमूव करता हूँ, ये इसके पीछे से सी का सिंबल जो है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ हम सी लिखते हैं और एंटर करते हैं, तो ये सी की फाइल हमारे पास ओपन हो चुकी है। हम एक सैंपल कोड लिखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं एक बार कोड लिखता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो सिंपली आपने परेशान नहीं होना। तो ये सिंपल सा हमारा एक कोड हम लिखते हैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारा जो सी का कोड है वो नज़र कैसे आता है। तो ये अभी मैं क्या लिख रहा हूँ ये आपको बड़ी अजीब सी लैंग्वेज लगेगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये क्या हैश इंक्लूड क्या लिखा हुआ है, और ये क्या ऊपर इंट मेन वॉइड, ये अजीब अजीब चीज़ें क्या लिखा हुआ है, थोड़ी देर में आपको बिल्कुल समझ आने लग जाएगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ, और यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। तो ये और इसके आखिर पे हम ये एक सिंबल लगा देते हैं। तो बेसिकली आपके पास कोई भी सी का प्रोग्राम हो, ये उसकी बेसिक है, मतलब एक बेसिक सा सी प्रोग्राम मैंने लिखा है जो कि कुछ इस तरह नज़र आता है। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ये हैश इंक्लूड क्या है, ये इंट मेन क्या है, वॉइड क्या है, ये प्रिंट एफ क्या हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली आप इन चीज़ों को भी छोड़ दें, हम बहुत बेसिक से अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इतना आपको बताता हूँ कि ये इंट मेन के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है वो इसकी मेन फंक्शन होती है। मेन फंक्शन मतलब मेन बॉडी। तो ये इसकी मेन बॉडी इस ब्रैकेट से शुरू हो रही है और यहाँ पे आकर ख़त्म हो रही है। हम इसको जितना चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें होंगी इस बॉडी में वो हमारी मेन फंक्शन की बॉडी होगी, और ये हमारा मेन फंक्शन लिखा हुआ है और ये हेडर फाइल है।
और ये हेडर फाइल क्या है, मेन फंक्शन क्या होता है, ये इस पहले चैप्टर के एंड तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल हम इस प्रोग्राम को देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। बेसिकली printf है जो कंपाइलर को बता रहा है कि तुम प्रिंट करो जो भी इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। तो सिंपली ये प्रोग्राम क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। अब ये हमें कैसे चला, प्रिंट एफ क्या है, ये इसके आखिर पे जो ये कॉलन से लगा हुआ है इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, ये कहाँ से आया। तो ये पूरे का पूरा कंसेप्ट, ये थोड़ा सा जो पहला चैप्टर होगा ये थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, लेकिन हम प्रैक्टिकली भी इसको इम्प्लीमेंट करके इसी चैप्टर में देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो सिंपली हम कुछ चीज़ें जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे सी लैंग्वेज की, जो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं। तो इस चैप्टर में बेसिक हम क्लियर कर लेंगे और इस चैप्टर के एंड होने तक हर चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपके लिए हर चीज़ सेंस बनाने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं। सो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, आपको पता है वेरिएबल का जो वैसे भी इंग्लिश में मीनिंग होता है वो होता है वेरिएबल इज द नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन विच स्टोर्स सम डाटा। मतलब कि वेरिएबल एक ऐसा नाम होता है मेमोरी का, यानी वेरिएबल किसी मेमोरी का नाम होता है जो कि बेसिकली एक लोकेशन पर किसी डाटा को स्टोर करता है। जैसे अभी इसकी एग्जांपल आप ये ले लें कि यहाँ पर ए जो है वो वेरिएबल का नाम है और उसमें स्टोर है 25। सो इतना ही बस। बी है और बी इसमें स्टोर है एस जो कि एक करेक्टर है। तो अभी हम देखते हैं कि प्रोग्राम में हम कैसे इसे स्टोर करते हैं डाटा को। सो हम इधर अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करानी है अपनी एज। सो मैं यहाँ लिखता हूँ इंट। ये इंट क्या है, बेसिकली एक डाटा टाइप है। ये भी आपको इसी चैप्टर में क्लियर हो जाएगा ये हमने क्यों लिखा है। तो हम यहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि है एज। तो एज को हम अब वैल्यू दे देते हैं इज इक्वल का साइन लगाकर, इसको हम वैल्यू असाइन करते हैं 25 और यहाँ पे आकर पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या करता है, ये कॉलन जो है इसे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। तो ये क्या करता है कि ये हमारे कंपाइलर को या हमारे सी के प्रोग्राम को बताता है कि यहाँ पे हमारी जो लाइन है वो खत्म हो गई है। तो इसी तरह हमने देखा कि हमने 25 वैल्यू दी जो कि हमारे कंपाइलर ने असाइन कर दी इस एज वेरिएबल में। तो ये इसकी डाटा टाइप है जिसे मैं आपको इस चैप्टर में आगे बताऊंगा कि डाटा टाइप क्या होती है। इसी तरह मान लो हमने कोई करैक्टर जो है वो स्टोर करना हो तो हम क्या लिखेंगे, चार, मतलब करैक्टर का शॉर्टकट है, ये डाटा टाइप है। तो मैं मान लीजिए ग्रेड अब स्टोर करने वाला हूँ, ग्रेड इज इक्वल टू, तो मैं लिख दूंगा ए। मान लीजिए मेरा ग्रेड ए आया है, मैं बहुत लाइक बच्चा हूँ। तो ये हम अब देखें जो ए की वैल्यू है वो इस ग्रेड में स्टोर हो गई है। तो सिंपली हम इस तरह वेरिएबल्स में डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब कि वो नंबर जिसका कोई डेसिमल पॉइंट आ रहा है वो स्टोर करना हो तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली हम लिखेंगे फ्लोट। मान लीजिए पाई की वैल्यू मैंने स्टोर करनी है तो पाई की वैल्यू इज इक्वल टू क्या वैल्यू इसमें मैं स्टोर करना चाहता हूँ, 3.14 हमारी पाई की वैल्यू है। तो वो अब स्टोर हो गया इस चीज में। तो सिंपली बस इस तरह से हम अब इस में डाटा स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इन वेरिएबल्स को जो डिफाइन करने के कुछ रूल्स हैं, मतलब कि इनका नाम आपने कैसे रखना है उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो सबसे पहला हमारा वेरिएबल को जो नाम देने का या डिक्लेयर करने के लिए जो रूल्स हैं उनमें पहला रूल है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। मतलब मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ तो आपको बताता हूँ। अब एक मैं चले इंटीजर मैं ले लेता हूँ एक डाटा टाइप, उस डाटा टाइप में मैं रख देता हूँ ए। अब ए इज इक्वल टू 25। अब इस वेरिएबल में कैपिटल ए में 25 वैल्यू जो है वो हमारी स्टोर है। तो यहाँ इंट ए मैं करता हूँ इज इक्वल टू 35। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, मतलब कैपिटल ए एक अलग वेरिएबल है और जो स्मॉलर ए है, लोअर केस ए है, वो एक अलग वेरिएबल है। तो आपने इनके दरमियान कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने बड़ा ए लिखा है तो आप आगे भी बड़ा ए यूज करेंगे अगर आपने उसकी वैल्यू यूज करनी है। अगर आपने आगे यूज करते हुए इसके लिए स्मॉलर ए या लोअर केस ए को यूज किया तो वो
उसकी वैल्यू अलग देगा, वो इसकी अपनी वैल्यू नहीं देगा। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ये केस सेंसिटिव होते हैं। दूसरा रूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर इज अल्फाबेट और अंडरस्कोर। तो ये रूल हमें ये बताता है कि पहला जो हमारा कैरेक्टर होगा वो या तो अल्फाबेट होगा। मान लीजिए मैंने अब यहाँ पे स्टोर करनी थी एज अपनी, मान लीजिए ये मेरे पास है एज 25, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं कोई एरर इसमें शो नहीं हो रहा। मैं इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास इसमें कोई, तो अभी मैंने यहाँ से इसे बड़ा कर दिया, तो अभी देख लें हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। मगर जैसे मैं इसका नाम रखता हूँ वन एज, तो देखें ये यहाँ से रेड इसने पूरा का पूरा कर दिया है, कह रहा है कि आपने कोई ना कोई यहाँ गलती की है, क्योंकि हम वेरिएबल का जो सिंटैक्स है उसको डिक्लेयर करने का, तो हम उसके नाम में हम शुरू में नहीं लिख सकते कोई भी नंबर, ठीक है। तो हम शुरू में अब अंडरस्कोर लिखे, तो अंडरस्कोर हम लिख सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आया। तो अगर मैं अंडरस्कोर की जगह कोई और स्टार लगा दूं या कोई और कैरेक्टर लगा दूं, मान लीजिए मैंने हैश लगा दिया इसकी जगह, तो ये अब देखें इसने यहाँ पे रेड लाइन शो कर दिया है, एरर आ गया है। इसलिए हम इसके शुरू में जो है सिर्फ एक अल्फाबेट इंग्लिश का यूज कर सकते हैं, या फिर हम यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर। तो मान लीजिए अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखना था एज 2, तो अब मैंने एज 2 लिखा हुआ है। तो देखें वो एरर हट गया है, क्योंकि हमने शुरू में नंबर नहीं लिखा, हमने इसके एंड पे या दरमियान में नंबर लिखे, तो हमें कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अगला जो हमारा वेरिएबल को रूल है डिफाइन करने का, या वो है नो कॉमा और ब्लैक स्पेस। अब इसके नाम में हम कोई भी कॉमा या ब्लैंक स्पेस जो है वो नहीं दे सकते। मान लीजिए अब ने हमने लिखना था, अब मैंने वेरिएबल का मान लीजिए नाम देना था माई एज, तो अब मैंने माई एज लिखा है, तो इसमें देख लें कोई भी एरर नहीं, क्योंकि मैंने इसके दरमियान में यूज किया है अंडरस्कोर। अभी यहाँ पर अगर मैं अंडरस्कोर की जगह कॉमा यूज करता, तो उसी वक्त इसने यहाँ पे हमें एक एरर शो करना है, ठीक है। तो अभी ये रूल, अभी इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक रेड लाइन का एरर आ जाएगा। ये इसको डिक्लेयर करने का ठीक तरीका नहीं है। अगर मैं इसका स्पेस पे दे दूं तो भी ये हमारे पास जो है एक एरर जनरेट करेगा। देख लें आप, रेड लाइन जो है उसने जनरेट कर दी है। ये कॉमा भी लगाऊं तो भी ये रेड लाइन रखेगा। तो कॉमा बेसिकली क्या करते हैं, उसमें रेड लाइन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कॉमा हमें ये बता रहा है कि हम ये माई जो है ये अलग है, और एज इस एज को वैल्यू 25 अलग मिल रही है, और माई जो है ये अलग वेरिएबल है। ये वेरिएबल ही दो अलग बना देगा। इसलिए ना हम स्पेस यूज कर सकते हैं। तो देखें हमने सिर्फ एक अंदर स्पेस दी हुई है तो भी ये एरर दे रहा है। तो हम वेरिएबल के दरमियान सिर्फ अंडरस्कोर सिर्फ लगा सकते हैं। इसके अलावा हम मतलब नाम को अलग करने के लिए कोई और दूसरा वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। हम अगला जो अपना रूल है वो देखते हैं, नो अदर सिंबल अदर देन अंडरस्कोर। तो बेसिकली इसका मेन फंडा ये है कि अंडरस्कोर के अलावा आप इसमें कोई भी जो है वो, देखें अब मैंने प्लस लगाया है तो कोई भी आप सिंबल नहीं यूज कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हैं। अब स्पेशल सिंबल्स में से, या फिर आप इंग्लिश अल्फाबेट और नंबर्स यूज कर सकते हैं। बेसिकली शुरू आपको ये अंडरस्कोर और इंग्लिश के अल्फाबेट से ही शुरू करना होगा। ये अब आपने रूल्स एक बार ध्यान से देख लेने हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, तो आपने बोर नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। अब वेरिएबल्स के बारे में एक और फैक्ट ये है कि ये अपनी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अब मैंने पहले बताया था कि यहाँ इसको इंटीजर एज इज इक्वल टू 25। तो अब मैं दोबारा अगर लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 29, तो ये उसी एज में को चेंज करके 29 कर देगा। मीन कि इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, ये बदलती रहती है। जो लास्ट पे वैल्यू होगी वो ही आगे यूज होगी। मान लीजिए ऊपर 25 थी और नीचे 29 है, तो अब ये 29 यूज करेगा।
25 यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसी वेरिएबल को इसने वैल्यू दे दी है 29। और ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि वैसे भी वेरिएबल का जो मीनिंग होता है इंग्लिश में वो भी होता है कि ऐसी चीज़ जो बदलती रहे, मतलब कि इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो वेरिएबल के नाम लिखने के लिए मैं आपको एक टिप दूँगा कि इसके मतलब अब वैसे हमने एज स्टोर करनी थी तो हम सिर्फ़ इसको ए में भी स्टोर कर सकते हैं। तो वही 25 जो वैल्यू है हमारी वो ए में स्टोर हो गई है। तो लेकिन अब कोई भी अगर हम दोबारा जब ये प्रोग्राम खोलेंगे तो या जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो हम हमेशा इसे मीनिंगफुल जो है नेम देते हैं, ताकि हम दोबारा जब प्रोग्राम ओपन करें या कोई और बंदा हमारा प्रोग्राम देखे तो उसको पता चल जाए कि ये 25 क्या है। बेसिकली ये एज की वैल्यू है, मतलब एज जो है वो 25 है। अब हम देखेंगे वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली हमारे पास ये एक चार्ट है जो बताता है कि जो वेरिएबल है, मान लीजिए अगर आपने करैक्टर जो है वो स्टोर करना है तो वो 1 बाइट लेगा, और इसी तरह आपने फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर स्टोर करना है तो वो आपके 4 बाइट्स ले रहा होगा। तो आपने इस पूरे के चार्ट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं, जैसे-जैसे हम आगे प्रैक्टिस करते जाएँगे तो ये ऑटोमैटिकली जो है वो हमें याद होता जाएगा। तो हम बेसिकली जो फंडामेंटली जो चीज़ें बेसिक में बिल्कुल यूज़ करेंगे वो एक फ्लोट यूज़ करेंगे, और इंटीजर हम यूज़ कर रहे होंगे, और करैक्टर यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है? तो इसको अभी रट्टा मारने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको ये स्लाइड्स नीचे मिल जाएँगी, अगर आपने याद करना है तो फिर भी आप नीचे से कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। आप वैसे भी इसको से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। अब इसमें से हम जो 3 डेटा टाइप्स हैं जो कि हमारे पास ये इंटीजर है, इसको, और हमारे पास जो हमारा फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप था, ये 3 ही हमारे पास हैं। इसको हम इन तीनों को इन डेप्थ हम जो है वो अब पढ़ते हैं। इनको थोड़ा-सा हम समझते हैं तो फिर आपको एवरीथिंग जो है इसके बाद क्लियर हो जाएगी। तो हम एक कैरेक्टर भी लिख देते हैं, ग्रेड भी लिख देते हैं। इसका नाम वेरिएबल का नाम ग्रेड है, और ग्रेड मेरा जनाब ए है। सॉरी। सो अब ये वेरिएबल हमने अगर कोई इंटीजर मतलब कि एक प्रॉपर नंबर जो है इंटीजर जो हमने स्टोर करना है, तो उसके वेरिएबल से पहले हम उसे जब डिक्लेयर करते हैं तो हम उसे लिखते हैं इंट। जो इंट इसकी डाटा टाइप है, मतलब कि ये 25 है। इसको कंपाइलर को समझ आ जाएगी कि ये एज की जो वैल्यू है ये इंटीजर्स में है। और इसी तरह फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो हम यूज करते हैं जब हमें कोई पॉइंट वाली या डेसिमल पॉइंट वाली रियल वैल्यू जो है वो उसे स्टोर करवाना है। तो अभी ये पाई की वैल्यू जैसे 3.14 थी, तो अभी ये कंपाइलर को नहीं पता ये 3.14 क्या है या कुछ भी उसको समझ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज जो अल्टीमेटली है वो 0101 होती है। तो ये फ्लोट जो है वो हम पहले ही उसे बता देते हैं कि ये जो 3.14 वैल्यू है ये एक डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होगी। तो बेसिकली हम इसे इस तरह लिखते हैं। तो कैरेक्टर अगर आपने कोई स्टोर करवाना है तो बेसिकली हमने 4 उसके लिए शॉर्टकट लिख देते हैं, ताकि उसको पता चल जाए कि ये उसकी टाइप है। तो वो उसको स्टोर करेगा और उसको ट्रीट करेगा एज ए कैरेक्टर। आई नो अभी थोड़ा-सा आप बोर हो रहे होंगे, बस एक थोड़ा-सा छोटा-सा कॉन्सेप्ट 1-2 और रह गए हैं, उसके बाद हम बाकायदा प्रैक्टिकली साथ-साथ जो है प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को चलाकर भी देखेंगे कि हम इसे रियल लाइफ में या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट जो है वो भी मतलब उसमें अब ये चीज़ आ जाएगी कि कांस्टेंट ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो चेंज नहीं होती। तो कांस्टेंट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, रियल कांस्टेंट होते हैं और कैरेक्टर कांस्टेंट होते हैं। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं उसे हम फिक्स कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो बेसिकली अगर यहाँ पे एज जो हमारे पास है वो वेरिएबल है, तो हम इसे अगर कांस्टेंट कर दें तो हम इसे कांस्टेंट कैसे करेंगे? मान लीजिए हमने यहाँ एज को, अब हमने इसको लिख दिया है कांस्टेंट इंटीजर। अब यहाँ पे आगे हम जितना भी कुछ करते रहें, एज को आप दोबारा डिक्लेयर करें या एज के साथ कुछ भी मल्टीप्लिकेशन करें तो प्रोग्राम में हमेशा इसकी वैल्यू 25 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी वेरिएबल की तरह। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती, लेकिन हेल्पफुल रहती है जब आप किसी एक वैल्यू को फिक्स रखना चाहते होते हैं अपने प्रोग्राम।
तो आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कीवर्ड। कीवर्ड बेसिकली क्या होते हैं, ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, कंपाइलर को उनका पता होता है कि इन जो वर्ड्स हैं इनका मीनिंग क्या है। जैसे कि हमारे पास ये इंटीजर है, अब हमको नहीं पता कि ये इस इंटीजर का क्या मीनिंग है, लेकिन कंपाइलर को पता है कि क्या है, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, पहले से कंपाइलर को पता है। या फ्लोट का उसका मतलब पहले ही पता है, इसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टर का भी उसको पता है क्या है। तो ये ऐसे कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं हर लैंग्वेज के अंदर। तो सी लैंग्वेज में भी 32 जो कीवर्ड्स हैं वो रिजर्व्ड हैं, जिनका ये आप चार कैरेक्टर देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये हमारा एंट आ गया, ये ऑटो आ गया, डबल ब्रेक, ये कुछ कुछ जो है फ्लोट भी आप देख सकते हैं। ये सिर्फ 32 वर्ड्स हैं जो रिजर्व्ड हैं हमारे पास। तो इनका जो मीनिंग रहता है कंपाइलर को पहले से पता होता है, और इन चीज़ों को वो समझता है कि इनको कैसे ट्रीट करना है। तो बेसिकली ये रिजर्व वर्ड्स जो होते हैं इनको हम अपने वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे मैं मान लीजिए अब इसको एज की जगह इसका नाम मैं रख दूं इंट, अब मैं अपने वेरिएबल का नाम फ्लोट लिखूंगा तो ये देखें उसने एरर दे दिया, क्योंकि ये पहले ये रिजर्व्ड वर्ड है, हम अपने वेरिएबल का नाम फ्लोट नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमने वेरिएबल का नाम वो रखना है जो कि एक रिजर्व वर्ड ना हो। तो अगर हम आगे चलें और अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर को, कि बेसिकली ये हो क्या रहा है। तो अब आपको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली अब हम यहाँ देखें तो ये अगर हमारी प्रोग्राम की जो पहली लाइन हमने लिखी है हैश इंक्लूड, और ये इस तरह की ब्रैकेट और स्टूडियो डॉट एच, इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। मतलब कि ये हर प्रोग्रामर के लिए या हर प्रोग्राम के लिए ज़रूरी है, सी के प्रोग्राम के लिए, कि ये पहली लाइन जो है वो हम लिखें। इसको हम क्या कहते हैं, प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर जो है वो एक प्रोग्राम को बताता है कि इसमें आगे आगे ये चीज़ जो है वो स्टोर होनी है। और ये स्टूडियो डॉट एच एक लाइब्रेरी का नाम है जो कि हमारे इनपुट आउटपुट और सिंपल सी चीज़ों को जो है वो कंट्रोल करती है। तो ये जो एंड मेन है ये हमारा मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन जो सबसे पहले जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है हमारी शुरू हो रही होती है। और ये जो ब्रैकेट है ये मेन फंक्शन की बॉडी होती है, मतलब इसके अंदर ये जितनी भी चीज़ें हम लिखें, तो कुछ भी हम इसमें जितना भी लिखेंगे वो प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो और ये जो हमारे पास मैंने आपको कहा था कि एंड पे सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो इस सेमी कॉलन का मतलब ये होता है कि ये इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और ये हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन है जो कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या है। तो बेसिकली इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है ये डबल कोट्स में, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। मतलब कि जो कंपाइलर है वो इसको वैसे का वैसा ही प्रिंट करता है जैसे ये लिखा हुआ है। मतलब अब इसके अंदर डबल कोट्स में अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो प्रोग्रामर जो कंपाइलर है हमारा वो इसे इस ऐसे ही हेलो वर्ल्ड के तौर पर प्रिंट कर देगा। सो अगर हम अपने प्रोग्राम के फ्लो की बात करें तो ये सिंपली ऊपर से नीचे यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आता है। मतलब पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, इसे पढ़ेगा, फिर इसे पढ़ेगा, फिर इसे पढ़ेगा, और यहाँ पर देखेगा ये लाइन एंड हो गई है तो फिर अगली लाइन पढ़ेगा। और इसी तरह हमारा प्रोग्राम जो है उसका फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। सो हमारा प्रोग्राम जो है वो ऊपर से शुरू होता है और नीचे की तरफ जाता है, और सारी इंस्ट्रक्शंस को टॉप टू बॉटम जो है वो रीड करता रहता है। कमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, मान लीजिए जैसे हमारे पास सोशल मीडिया पे हम कमेंट करते हैं, इसी तरह के सी लैंग्वेज में भी कमेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। अब लाइंस डेट आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोग्राम आर कॉल्ड कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है कि मान लीजिए आप लंबा सा एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो बाद में आप देखते हैं कि ये मैंने लाइन क्या लिखी हुई है, बाज़ औक़ात आपको खुद को समझ नहीं आती, या आपका कोई दोस्त है उसको आप प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये लाइन ऑफ कोड क्या कह रही है। तो कमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या लिखा है, और कंपाइलर जो है वो इन लाइनों को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो इन्हें सिंपली इग्नोर कर देता है। तो कमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट्स और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट्स हमारे जो शुरू होते हैं वो इस तरह ये डबल लाइन से शुरू होते हैं, और ये इस तरह जो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से मल्टीपल लाइन शुरू होते हैं। ये कमेंट्स कैसे लिखने हैं हम वी एस कोड में जाकर प्रैक्टिकली देखते हैं। मान लीजिए अब मैं
मैंने इस लाइन के साथ कमेंट लिखना है, सिंगल लाइन कमेंट मैं लिखता हूँ, डबल स्लैश मैंने डाली और मैं लिख देता हूँ कि इस लाइन में मैं स्टोर कर रहा हूँ जनाबे वाला माई एज। तो अब कंपाइलर जब एग्जीक्यूट करेगा तो इसको इग्नोर कर देगा। और इसी तरह अगर हमने मान लीजिए कि डबल लाइन जो है वो मल्टीपल लाइन जो है वो कमेंट लिखने हो, तो ये देखें यहाँ से शुरू हो रहे हैं कमेंट और यहाँ पर आकर सिंपली खत्म हो रहा है। तो हम इस तरह जो है स्लैश एस्ट्रस और स्टार स्लैश के साथ जो है वो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ कि ये स्टार को ही हम एस्ट्रस भी बोलते हैं और स्टार भी हम वैसे बोल देते हैं, वैसे इसे कैसे एस्ट्रस हैं। तो इसके अंदर अब जितनी भी चीज़ें मैं लिखता हूँ तो वो बेसिकली कमेंट होगा और कंपाइलर उनके लिए एरर जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इन लाइनों को इग्नोर कर देगा। तो अगला हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो क्योंकि ये है आउटपुट। तो आउटपुट हम सी लैंग्वेज में कैसे शो करते हैं, वो बेसिकली हम एक फंक्शन को यूज करते हैं प्रिंट एफ से। अब ये प्रिंट एफ फंक्शन जो है हमारे पास, ये हम यूज करते हैं प्रिंट कराने के लिए कोई भी चीज स्क्रीन पर। तो बेसिकली ये प्रिंट एफ हम इसको कैसे यूज करते हैं, प्रिंट एफ लिखा, उसके बाद एक ब्रैकेट डाली पैरेंथेसिस, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने डबल कॉलन डाले, और डबल कॉलन के अंदर कोई भी चीज होगी तो वो हमारी जो है स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए मान लीजिए मैं इसे आपको यूज करके दिखाता हूँ कि हमने इसे कैसे यूज करना है। तो इन लाइनों को हम क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम अपने कोड एडिटर में हम इसको पहले से रिमूव करते हैं। बेसिकली अब मैंने मान लीजिए मैंने अपना नाम प्रिंट करवाना है स्क्रीन पर, तो मैं कैसे करवाऊंगा, मैं लिखूंगा प्रिंट एफ जो कि हमारा फंक्शन है कोई भी चीज स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए, उसके बाद मैं डबल ब्रैकेट्स डालूंगा। तो देखिए मैंने एक ब्रैकेट डाली है और दूसरी ब्रैकेट उसने खुद ही डाल दी है, क्योंकि इसके अंदर ही हमने हर चीज लिखनी है। बेसिकली ये हमारे पास जो एक्सटेंशन इंस्टॉल है सी और सी प्लस प्लस के लिए, जो मैंने आपको सेटअप में बताया है कि आपने कैसे इंस्टॉल करनी है, और उसका ये फायदा है कि ये खुद ब खुद आपकी काफी चीजें कंप्लीट कर देते हैं। तो अब ये डबल कोर्स जो हमारे पास है, इसके अंदर मैं अब जो भी लिखूंगा वो वैसे का वैसे स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा हेलो माय नेम इज अदनान। माय नेम इज अदनान मैंने लिखा, और अब ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है ये हमारे पास आउटपुट दिखाएगा हेलो माय नेम इज अदनान। डबल कोट्स को ये प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि इसका सिंटैक्स ये है कि डबल कोट्स के अंदर जो कोई चीज लिखी होती है ये वैसे का वैसा उसको प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दूंगा। तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो कंट्रोल एस दबाकर हमने इसको सेव किया। तो इसको मैं छोटा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम इन थ्री डॉट्स पे जाएंगे तो एक नया टर्मिनल जो है हम ओपन करेंगे। तो हमारे पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपने पहले जो कंपाइलर है उसको कहेंगे कि भाई इसको कंपाइल करो। अब ये कंपाइल क्या है ये भी मैं आपको इसी लेक्चर में यानी कि इसी चैप्टर में आपको क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इसी चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे, और आगे चलकर हम बाकायदा जो है वो सी की प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकली आप भी कर रहे होंगे। आपको मेरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं होगी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, तो आपको कम से कम पता हो जाएगा कि प्रोग्रामिंग क्या है और ये कैसे काम करती है। तो हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जीसीसी लिखते हैं और उसके बाद हम फाइल का नाम लिखते हैं। इस केस में हमारे पास फाइल का नाम है hello.cc। तो ये कंपाइलर को जगाएगा कि भाई उठो और जागो, इस फाइल को कंपाइल करो। फाइल का नाम है hello.c जो हमारे पास ऊपर भी लिखा हुआ है। तो ये लिखकर हम एंटर दबाते हैं। तो ये हमारे पास देखें अब इसने कोई एरर जनरेट की है। तो एरर मतलब किसी ना किसी वजह से होगा। तो आप देखें हमने क्या गलती की है। क्या आपको कोई गलती नजर आ रही है इस प्रोग्राम में? ये अब मैंने जानबूझकर की है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर हम छोटी सी भी गलती करेंगे तो हमारा कोड जो है वो एरर जनरेट कर देगा। अब इसमें हमने गलती की है कि हमने प्रिंट एफ के जो स्पेल है वो गलत कर दिए हैं। तो हमने यहाँ एन डालना था। तो अभी ये प्रिंट एफ के स्पेलिंग जो है वो ठीक हो गया है। और एक और बात आपने याद रखनी है, ये जो शुरू में पी है ये भी हमेशा स्मॉलर होना चाहिए, ये कैपिटल नहीं होगा, ये स्मॉलर होगा। अब हम इसे सेव करते हैं और दोबारा जो है वैसे कंपाइल करने की कोशिश करते हैं। तो दोबारा हमने लिखा जीसीसी
hello.c। तो अभी कोई एरर नहीं आया, जिसका मतलब है कि ये हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब अगर हम यहाँ फाइल में जाएं तो ये देखें एक नई फाइल आ गई है a.exe। तो exe का मतलब है कि ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन exe है। अगर हमने इसे रन करना है तो हम सिंपल लिखेंगे डॉट बैक स्लैश a.exe, क्योंकि हमारी फाइल का नाम ही ये है। अगर विंडो में है तो ये a.exe होगा इसकी एक्सटेंशन, और अगर आप मैक या लिनक्स पर हैं तो ये आपकी एक्सटेंशन इसकी होगी, जो यहाँ पर फाइल बनेगी वो a.out होगी सिंपली। तो विंडोज के लिए हमारे पास ये थी, तो हम एंटर करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है, आ गया हेलो माय नेम इज अदनान। तो सिंपली इस तरह से हम कोई भी चीज़ जो है अपनी स्क्रीन पे वो प्रिंट करवा सकते हैं। मान लीजिए अब मैंने यहाँ पर आगे प्रिंट करवाना था कि आई लिव इन पाकिस्तान, तो मैं कैसे करता, मैं यहाँ पे दोबारा लिखता प्रिंट एफ, और मैं लिखता यहाँ पे आई लिव इन पाकिस्तान। सो आखिर पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर डाल देते हैं क्या, ताकि इसको पता चल जाए कि ये हमारी यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बटन आपके पास शो हो रहा है, ये इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि आपने कोड रनर जो है वो एक्सटेंशन, जैसे कि मैंने आपको सेटअप में बताई थी, वो इंस्टॉल की थी। अब ये क्या करेगा, ये इसका फायदा ये होता है इस बटन का कि आपको कोई भी ये जीसीसी hello.c या a.exe लिखने का जो है वो नहीं पता चलेगा, मतलब कि पता नहीं चलेगा, कह रहा हूँ कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपका जो प्रोग्राम है, यहाँ से आप रन कोड पे करेंगे तो भी सिंपली आपका रन जो है वो कोड हो जाएगा, रन हो जाएगा। तो सिंपली आप मैंने देखें रन किया तो देखें हेलो माय नेम इज अदनान, और उसी के साथ उसने लिख दिया आई लिव इन पाकिस्तान। लेकिन मैंने तो यहाँ पे ये न्यू लाइन पे लिखा है, लेकिन उसको ये कंपाइलर को नहीं पता कि ये नई लाइन पे चला गया है। उसको स्पेसिफिकली हमने बताना होता है, जैसे कि यह हमारे पास न्यू लाइन के लिए लिखा हुआ है। अगर हमने एक न्यू लाइन प्रिंट करनी है तो यहाँ पर आप कुछ भी लिखें, तो उसके बाद हमने लिखना होता है \n, तब ये नई लाइन पे जाएगा। अभी इसे आप ट्राई करते हैं। तो जैसे ही ये हमारा माय नेम इज अदनान आया, मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये खुद ब खुद अगली लाइन पर चला जाए, और ये नीचे वाली लाइन जहाँ भी प्रिंट जो भी प्रिंट करनी है वो नई लाइन पे प्रिंट करे। तो यहाँ मैं सिंपली n करता हूँ, \n किया और इसे कंट्रोल s दबाकर सेव किया। तो सेव करने के बाद अब मैं दोबारा इसे यहाँ से रन करता हूँ। तो देखें अब क्या आ गया, हेलो माय नेम इज अदनान, आई लिव इन पाकिस्तान। तो इस तरह हम अपनी नई लाइन पे जा सकते हैं। तो इसी तरह हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हुए कोई भी चीज जो है वो हमारी स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। अब हम इस प्रिंट एफ फंक्शन को डिफरेंट वेज से यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। अब मान लीजिए मैंने एक एज प्रिंट करवानी है, तो मैं एक पहले उस को एक वेरिएबल में, मैं जैसे हमने पहले एक वेरिएबल में एज को स्टोर किया था, तो उसी तरह हम स्टोर कर देते हैं। अब जैसे मैं लिख देता हूँ माई एज इज 25। अब ये मैंने स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, आउटपुट फंक्शन का यूज करते हुए प्रिंट एफ लिखा और ब्रैकेट्स डाली और डबल कोट्स डालें, उसमें मैं लिख दूंगा एज इज एज, क्योंकि यहाँ हमारे पास एज के अंडर जो है वो स्टोर है 22। तो हम सिंपली अब इसे एक बार रन करके देखते हैं। सेव किया और हम इसे रन करते हैं। तो रन किया तो देखें हमारे पास क्या आ गया, एज इज एज। हमें तो ये प्रिंट नहीं करवाना था, हमें तो एज की जगह वैल्यू प्रिंट करवानी थी 22। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या गलती की है, हमने यहाँ एज की जगह पे डालना था %d, एंड हमने यहाँ लिखना था एज। तो अभी एक बार इसे रन करके देखते हैं कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है और अभी क्या रिजल्ट्स देते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये कोड कैसे बेसिकली रन कर रहा है। अब रन किया तो अब देखिए हमारे पास आ गया एज इज 22। तो बेसिकली हमारे पास ये जो %d है, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर।
तो परसेंट डी हमारे पास यूज होता है अगर हमने इंटीजर यहाँ प्रिंट करवाना हो। तो अब इस लाइन का क्या मतलब कि हमने पहले इंटीजर एज जो थी वो 22 हमने एज वेरिएबल में स्टोर करवा दी। अब हमने अगर वो एज प्रिंट करवानी है तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, एज इज परसेंट डी। परसेंट डी का मतलब है कि ये एक स्पेस होल्डर है, मतलब कि यहाँ कोई परसेंट डी मतलब इंटीजर आएगा। अब इंटीजर कहाँ से आएगा वो हम इन डबल कोट्स के बाद कामा लगाकर यहाँ बाय लिख देते हैं कि यहाँ जो इंटीजर आएगा परसेंट डी वो ये वाला आएगा, एज की वैल्यू मतलब यहाँ पे प्रिंट होगी। अब मान लीजिए मैंने एज के अलावा एज के अलावा मैंने एक और नंबर भी यहाँ प्रिंट करवाना था, तो मैंने यहाँ प्रिंट करवाना था माई फोन नंबर इज। अब मैंने अपना फोन नंबर प्रिंट करवाना है तो उसके लिए पहले मैं अपना फोन नंबर ऊपर लिख देता हूँ। तो मान लीजिए इन मैं फोन नंबर को अपना फोन नंबर NUM सिंपली लिख देता हूँ उसे शॉर्ट रखने के लिए, और इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं नंबर लिख देता हूँ 1234। तो हमारा जो अब नंबर है वो स्टोर हो गया इस नम वेरिएबल में। तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो 1234 वाला जो नंबर है ये स्टोर हो, तो मैं क्या करूँगा यहाँ दोबारा परसेंट लिखूंगा, डी लिखूंगा कि मतलब कि यहाँ पे परसेंट डी का मतलब है कि यहाँ पे कोई इंटीजर आएगा। वो इंटीजर कहाँ से आएगा, अब यहाँ पे हम एक और कॉमा डालते हैं और यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं नम। तो हमने नम लिखा तो मतलब ये जो दूसरा स्पेस होल्डर है वो इधर से दूसरे स्पेस होल्डर की वैल्यू लाएगा। तो पहला जो स्पेस होल्डर है वो सिर्फ इस स्ट्रिंग से इसे डबल कोट्स के साथ जो होता है वो अलग करने के लिए होता है, और ये जो आगे वाले होते हैं वो एक दूसरे को अलग करते हैं ताकि ये आपस में चीजें मिक्स ना हो। अब ये स्पेस होल्डर जो है वो इस एज के लिए है और ये परसेंट डी जो है वो इस नम के लिए है। इसी तरह हम आगे जितने भी यूज करने हो कर सकते हैं। एक बार इसे सेव करके रन करते हैं। तो टर्मिनल में जाकर मैं एक बार इस पूरे झंझट को क्लियर कर देता हूँ। तो सिंपली मैं इसे दोबारा फाइल को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हमारी हो गई है तो हम इसे दोबारा रन करते हैं। तो देखें अब मेरे पास दोनों नंबर स्टोर हो गए हैं, एज इज 22, माई फोन नंबर इज 1234। तो अब मैंने कोड तो एक लाइन में लिखा हूँ, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि अब ये जो मेरी आगे वाली लाइन है ये नई लाइन पे प्रिंट हो। तो बेसिकली मैं ये कर सकता हूँ कि एक और प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे यूज करूँ और उसमें ये चीजें लिख दूँ, लेकिन ये चीज हम इसी लाइन में कर सकते हैं। तो देखें अब मैं यहाँ अगर सिंपल बैक स्लैश n लिखता हूँ तो अब हमारे पास सेव करके रन करते हैं तो क्या रिजल्ट आते हैं। पहले मैं इसे एक बार क्लियर करता हूँ। क्लियर करके पहले हमने किया कंपाइल, कंपाइल करके हमने किया रन। तो अब देखें एज इज 22, माई फोन नंबर इज 1234। ये अब नई लाइन पे आ गया, हमारे पास प्रिंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने एक लाइन पे ही लिखा था। ये प्रोग्रामिंग का फायदा है कि आपको चंद लाइनें आप लिखें, सिर्फ एक एक सिंबल से आप कोड को किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं और उससे काफी इंटरेस्टिंग जो है रिजल्ट्स वो आप जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये परसेंट डी क्या है, ये इसे हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इसे अगर हमने यहाँ पे अगर इंटीजर जो हमने प्रिंट करवाना हो तो हम उसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकली शो करवाया है कि परसेंट डी यूज करते हैं। इसी तरह हमने कोई रियल नंबर प्रिंट करवाना हो जैसे कि पाई की वैल्यू हो 3.14 या कोई और भी डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हो, तो उसके लिए हम परसेंट एफ मतलब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज करेंगे। उसके लिए परसेंट एफ वाला प्रिंट एफ के अंदर हम स्पेसिफायर यूज करेंगे, और कैरेक्टर के लिए हम परसेंट सी यूज करते हैं। एक बार इन तीनों को एक बार ही प्रिंट एफ में यूज करके देखते हैं। एक बार मैं इन तीनों चीजों को मान लीजिए अब मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ तो हम इन तीनों को कैसे यूज करेंगे। अब मान लीजिए मैंने इंटीजर एज मेरे पास पहले है 22 है, तो अभी यहाँ मैं इंटीजर नहीं लिखना चाहता, मैं पाई की वैल्यू लिखना चाहता हूँ। तो मेरे पास पाई सॉरी यहाँ पे मैंने लिखना था, तो फ्लोट हमने डाटा टाइप वेरिएबल का लिखा और आगे हमने पाई वेरिएबल का नाम रखा और इसकी वैल्यू हमने लिख दी 3.14। अब देखें फ्लोट हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यू है और स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम आखिर पे डाल देंगे। तो इसी तरह अगर हमने करैक्टर जो है मान लीजिए एक हमने करैक्टर भी स्टोर करवाना है जिसे हम बाद में प्रिंट एफ में प्रिंट करवाना चाहते हैं,
तो वो हम कैसे करेंगे? क्या आपके ज़हन में कोई चीज़ आ रही है? जी हाँ, हम कैरेक्टर char यूज़ करेंगे और मान लीजिए इस कैरेक्टर का हमने नाम लिख दिया, ग्रेड लिख दिया और इक्वल टू करके कैरेक्टर आप जब भी स्टोर करते हैं आप सिंगल कोट्स में स्टोर करवाते हैं। ये मैंने सिंगल कोट्स लिखे और इसमें कैरेक्टर मैंने ए लिख दिया मान लीजिए। अब ग्रेड में जो कैरेक्टर ए है वो स्टोर हो गया। तो अब हम इन तीनों चीज़ों को कैसे प्रिंट करवाएँगे? तो मान लीजिए मैं यहाँ पे नीचे प्रिंटफ फंक्शन लिखता हूँ। प्रिंटफ फंक्शन लिख के अब मैंने इन इसको प्रिंटफ में कैसे यूज़ करना है, तो मैं चलिए 3 बार प्रिंटफ लिख लेता हूँ। तो ये मैंने नीचे कैसे कॉपी पेस्ट की है, आप सिंपली शिफ्ट और अल्ट ALT वाला जो बटन है, शिफ्ट अल्ट को दबाकर जो एरो डाउन वाला बटन है, उसको दबाएँगे तो सिंपली जो ऊपर वाली लाइन पर चीज़ है वो कॉपी होकर नीचे वाली लाइन पे आ जाएगी। ये काफ़ी हेल्पफुल टिप है जो बाज़ औक़ात आसानी होती है अगर आपने इस तरह कुछ करना हो तो। तो अब मैंने ऐज प्रिंट करवानी है तो मैं लिख देता हूँ ऐज इज़। अब ये क्योंकि ऐज जो हमारे पास है, ऐज हमारे पास वो है एक इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए हम कौन-सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे? जी हाँ, %d यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमा लिख के अब %d में मतलब ये तो बता रहा है %d सिर्फ कंपाइलर को कि हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आनी है। लेकिन अब ये रेड लाइन यहाँ पे दे रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको इंटीजर वैल्यू नहीं दी। तो अभी हम यहाँ पे एक सिर्फ कॉमा लगाते हैं और इंटीजर वैल्यू हमने यहाँ से पे कौन सी प्रिंट करवानी है, वो एज में जो वैल्यू स्टोर है वही हमने प्रिंट करवानी है। तो मतलब एज इज़ यहाँ पे ये वाली लाइन प्रिंट हो जाए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वैल्यू प्रिंट करे तो ये अगली लाइन पर चला जाए, तो मैं %n भी लिख देता हूँ। तो अगली लाइन पर जब आएगा तो मैं चाहता हूँ कि अगली लाइन पे ये प्रिंट करे वैल्यू ऑफ पाई। अब ये इंग्लिश वैसे की वैसे ही लिखेगा क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। तो वैल्यू ऑफ पाई मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे लिखे वैल्यू अब कौन सी है, फ्लोटिंग है। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे? जी हाँ, %f। तो %f यूज किया और %f में कौन सी वैल्यू आएगी? हम पाई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पाई वेरिएबल का हम यहाँ नाम लिख देंगे। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए माई ग्रेड इज, अब कैरेक्टर प्रिंट करवाने के लिए मैं लिखूंगा माई ग्रेड इज। अब मैं यहाँ पे ए प्रिंट करवाना चाहता हूँ लेकिन मैं खुद यहाँ पे ए नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल के अंदर से ए आए। तो कैसे आएगा ये वेरिएबल वाला ए, यहाँ कैसे आएगा? जी हाँ, यहाँ पे हम लगाएंगे कैरेक्टर वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे %c लिखेंगे जो कि शो करता है कि यहाँ पे एक कैरेक्टर आएगा। अब वो कैरेक्टर कहाँ से आएगा, यहाँ हम कॉमा लगाकर यहाँ लिख देंगे कि ये कैरेक्टर ग्रेड से आएगा। ठीक है, तो अभी मैं एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे %f के बाद भी मैं एक न्यू लाइन प्रिंट कर देता हूँ ताकि ये कैरेक्टर उसके साथ ना प्रिंट हो, ये वाली लाइन भी। और इसके बाद भी हम एक नई लाइन प्रिंट करा देते हैं ताकि ये प्रिंट होने के बाद अगली लाइन पे चला जाए। सो एक बार इसे सेव करते हैं, कंट्रोल S दबाकर सेव किया। तो इस सारे को एक बार हम क्लियर कर लेते हैं और अब इसे हम कंपाइल करते हैं gcc hello.c। तो आप सिंपली यहाँ टर्मिनल में आकर एरो आप ये डाउन से ऐसे जो पहले आपने कमांड यूज की है उन पे दोबारा जा सकते हैं। तो मैं ये कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आया, मतलब जिसका मतलब है सब कुछ अभी तक तो ठीक है। तो अब इसे रन करते हैं तो देखें हमारे पास तीनों लाइनों में अलग-अलग वैल्यूज जो है वो प्रिंट होकर आ गई हैं। एज इज 22 क्योंकि यहाँ हमने यूज किया था इंटीजर। तो वैल्यू ऑफ पाई इज मतलब कि ये जो 3.14000 तो उसने खुद ही राउंड अबाउट कर दिया क्योंकि डेसिमल पॉइंट है। तो माई ग्रेड इज ए, यहाँ पे ए उसने कैरेक्टर सी लिख दिया। अभी एक बार चेक करते हैं कि मान लीजिए हमने अगर इसे कोई गलत स्पेसिफायर दे दी है, वेरिएबल तो हमने ठीक दिया है जिसमें ग्रेड मतलब ए स्टोर है, लेकिन मान लीजिए अगर हम यहाँ %d लिख देते तो ये क्या करता है? कोई एरर तो अभी तक इसने दिया नहीं। तो सेव करके रन करते हैं इसे। तो सेव किया और दोबारा हम यहाँ एक बार इसे टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद हमने दोबारा इसे कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद दोबारा रन किया।
तो ये देखें माई एज इज 65 इसने लिख दिया है, क्योंकि ये इसने ASCII चार्ट्स में से देखा है कि वैल्यू ए की जो वैल्यू इंटीजर में होती है, जो कंप्यूटर को पता होती है, वो होती है 65, तो इसने 65 यहाँ पे लिख दिया। ये वैल्यूज अगर काफी इंटरेस्टिंग है, कंप्यूटर 0 1 की मदद से ये नंबर बनाता है और इन नंबर्स की मदद से ये रेफर करता है या इसको मैपिंग के लिए यूज करता है, ये ABC और दूसरी चीजों के लिए। तो आपको अगर जानना हो तो आप ASCII चार्ट जो है वो इंटरनेट से देख सकते हैं। वैसे फजूल चीज है, इतनी जरूरी नहीं, बोरिंग चीज है। तो सिंपली आपको दिखाना था कि हमने जो करेक्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो यूज करना है। तो दोबारा अगर %C हम करेक्ट के लिए यूज करें, तो इसे सेव करके दोबारा अगर रन करते हैं, सेव हो गया, दोबारा कंपाइल करो, दोबारा कंपाइल करके रन किया, तो अब देखें ग्रेड इज A वापस आ गया है। अब मान लें मैंने कोई चीज इनपुट लेनी है, मान लीजिए मेरा प्रोग्राम जो है वो रन हो, वो यूजर से पूछे आपकी एज क्या है, तो उस एज को दोबारा वो प्रिंट करवाए, क्योंकि यहाँ मैं खुद ही प्रोग्राम पे 22 लिख रहा हूँ और खुद ही वो प्रिंट कर रहा हूँ। तो इससे बेहतर है कि हम इसे इनपुट ले लें। तो इनपुट हम कैसे लेते हैं सी लैंग्वेज में, वो हम यूज करते हैं फंक्शन scanf। scanf को हम ऐसे ही यूज करते हैं कि यहाँ पे हम इसके अंदर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा देते हैं, जिससे पता चलेगा हमें कि ये जो इनपुट वैल्यू आएगी वो कौन सी वैल्यू हम लेना चाहते हैं, और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। तो हम इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं इनपुट लेने के लिए, मान लीजिए कि ये, अब मैं इसे क्लियर करता हूँ। मान लीजिए मैं जो एज है इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो हमने हर चीज़ क्लियर कर दी। अब मैं मान लें कि यूज़र से पूछना चाहता हूँ कि आपकी एज क्या है, ताकि जब प्रोग्राम चले तो यूज़र को खुद ही मेरा प्रोग्राम प्रॉम्प्ट कर दे, ताकि वो खुद ही अपनी एज जो है वो एंटर करे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ। प्रिंट एफ फंक्शन को पहले हम यूज़ करते हैं स्कैन एफ से पहले, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ एक बार। एंटर योर एज, और यहाँ पे डबल कॉलन लगाकर एक स्पेस दे देते हैं, क्यों लगाई है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो यहाँ पे इस लाइन को हम खत्म कर देते हैं। अब हमने एज तो स्टोर करवानी है, लेकिन एज कहाँ स्टोर करवानी है, सारी बात है एक वेरिएबल में स्टोर करवानी है। तो वो वेरिएबल क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो हम लिख देते हैं इंट, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर दूं। तो हमने इंट एज में जो हमारी एज है वो स्टोर करवानी है, ठीक है। तो अब हम इस एज में, अभी तक हमने इस एज को जो है कोई वैल्यू नहीं दी, अब हम चाहते हैं कि यूजर जो वैल्यू है वो दे। तो हम स्कैन एफ लिखते हैं, स्कैन एफ लिखकर हम उसी तरह प्रिंट एफ की तरह ब्रैकेट लगाते हैं, और ब्रैकेट लगाने के बाद इसी तरह डबल कोट्स डालते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्लेस होल्डर लगाते हैं जो कि है %d, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्कैन होके वैल्यू आएगी वो %d मतलब कि एक इंटीजर होगी। और वो इंटीजर कहाँ से पे स्टोर होगा, वो एज में स्टोर होगा। लेकिन अब ये सिर्फ बता रहा है कि वो इंटीजर एज में, उसकी इंटीजर की वैल्यू एज है, लेकिन एज में तो पहले उसकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और सिर्फ स्पेशल सिंबल लगाएंगे जो कि है एंड का सिंबल। ये एंड का सिंबल जो है ये हमें बताएगा कि ये जो वैल्यू हमने ली है, जो यूजर ने इनपुट की है, उसे जाके एड्रेस जो है एज का, एज वाला जो डिब्बा है जहाँ पे एज का वेरिएबल बना हुआ है, उसमें जाके स्टोर कर दो। तो ये इसका सिंटैक्स है कि जब में आपने इनपुट लेनी है तो वेरिएबल से पहले आपने ये वाला साइन, इसे वैसे हम एम्परसेंड कहते हैं, जो एंड वाला साइन है, ये लिखना है, और यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को एंड कर देते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जो एज यूजर एंटर करे उसे दोबारा वो प्रिंट कर दे स्क्रीन पर। तो मैं दोबारा प्रिंट एफ करता हूँ और ये ब्रैकेट्स डालता हूँ, और दोबारा यूजर को वो लिख कर देगा योर एज इज, एज किस में है जी, एज है इंटीजर, तो %d लिखेंगे और यहाँ कॉमा डालकर एज जो है वेरिएबल उसको मेंशन कर देंगे। तो अभी हम इसको एक बार सेव करके रन करते हैं, फिर देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। तो हम यहाँ पे पहले क्लियर करते हैं, क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद हम यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम यहाँ इसे रन करेंगे। देखें अब यहाँ पे इसने मुझे ऑप्शन दे दी है एंटर योर एज, तो अभी ये मुझसे खुद एज पूछ रहा है।
तो ये इसके बाद स्पेस देने का ये जो मकसद था वो उसका पर्पज़ ये था कि ये बिल्कुल उसके साथ ना लगा रहे, जब मैं एज एंटर करूँ वो खुद ही स्पेस दे दे, ताकि स्पेस के बाद मैं एंटर करना शुरू करूँ अपनी एज। तो मैं मान लीजिए यहाँ एज मैंने लिख दी 20, तो अब देखें ये 20 उससे अलग लिखा हुआ है। तो 20 मैंने जैसे ही एज डालकर एंटर किया तो उसने आगे वो एज पास कर दी, उस वेरिएबल में वो स्टोर होगी। अब मैंने प्रिंट एफ किया तो वो एज प्रिंट एफ में जो है वो हमने स्टोर करवाई थी, तो वो एज यहाँ प्रिंट होगी। अब जरा देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे रन कर रहा था। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया एज, उसमें कोई वैल्यू नहीं थी। फिर अब हम चाहते हैं कि उस एज में वैल्यू जो है वो यूजर जो है वो खुद ही इनपुट करे। तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि वो वैल्यू इनपुट करना चाहता है? तो पहले जाहिर बात है हम प्रिंट स्क्रीन पर करवाएंगे कि प्लीज एंटर योर एज। जैसे हम फेसबुक ओपन करते हैं तो आपके पास लिखा हुआ होता है कि एंटर योर एड्रेस, वो सामने लिखा हुआ होता है, तब हमें पता चलता है कि हमने यहाँ पे एड्रेस जो है वो एंटर करना है। तो एंटर योर एज में ये बताएगा यहाँ पे पहले प्रिंट करके कि भाई अभी आप इनपुट दो। क्या इनपुट दो? वो ये वाला स्कैन एफ वाला फंक्शन बता रहा है कि आप अपनी मतलब कि आपने यहाँ पे इनपुट दो। पहले हमने उसे बता दिया है कि इनपुट आपने एज देनी है। तो यहाँ पे जो है वो एज हमने इनपुट जैसे ही 20 दी तो उसने यहाँ पे आगे एज में वाले वेरिएबल में वो वाली स्टोर करवा दी वैल्यू, और आगे प्रिंटफ में जाकर हमने वही वैल्यू जो है वो मैंने आपको बताया कि प्रिंटफ वाले फंक्शन में कैसे प्रिंट करते हैं, तो वो एज हमने प्रिंट करवा दी। मान लीजिए अगर ये प्रिंटफ आप सोच रहे होंगे अगर क्यों हमने यूज किया है, तो एक बार इसे यहाँ से क्लियर करके सेव करके रन करते हैं, तो फिर भी हमारा प्रोग्राम तो रन होगा। अब कंपाइल हो गया, रन किया। अब रन किया तो देखें अगर यहाँ पे डायरेक्ट जो पहली लाइन है वो इनपुट ले रहा है, लेकिन हमें नहीं पता हमें इनपुट क्या देनी है, वो हमसे क्या पूछ रहा है। तो अभी मैं 22 लिखूं तो ये दोबारा प्रिंट करवा देगा योर एज इज 22, लेकिन पहले हमने यूजर से जब इनपुट लेनी है तो उसे भी बताना है कि भाई जाग जाओ, जो है वो इनपुट दो। तो अभी हम दोबारा इसे वो मैंने अनडू कर दिया, अब सेव करके रन करते हैं। तो कंपाइल किया और रन किया तो अभी देख लें वो हमें कह रहा है पहले एंटर योर एज, पहले उसने ये प्रिंट कराई है फिर इनपुट वो ले रहा है, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमने एज जो है वो इनपुट देनी है। तो वो अभी दोबारा वो रिजल्ट जो है हमारे लिए उसने प्रिंट कर दी है। तो चलें थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चीज को। हम मान लीजिए यूजर ने जो एज जो है ना वो एंटर की है, उसमें हम उसको मान लीजिए उसने 20 साल एंटर किया, तो हम उसको 2 साल बढ़ाना चाहते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? वो सिंपली हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे आएंगे। तो यहाँ पे हम एक और ऊपर वेरिएबल क्योंकि हमने यूज करना है, तो हम इसका नाम दे देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं ऊपर न्यू एज। क्योंकि हम वेरिएबल ऊपर क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं? क्योंकि हमने इसे इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेयर करना होता है। मान लीजिए कि मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पे यूज करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं पहले उसे ऊपर डिक्लेयर कर दूं। ऐसा नहीं है कि और इसे उस इस्तेमाल करने से ऊपर ही डिक्लेयर करना है। ऐसा ना हो कि आप वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर रहे हो और उसको डिक्लेयर यहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि प्रोग्राम का फ्लो ऊपर से नीचे होता है। इसलिए जब वो यहाँ पे एक वेरिएबल को देखेगा ऊपर वो डिक्लेयर नहीं है तो वो एरर दे देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि वेरिएबल क्या है। आगे तो वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे भी एरर देकर प्रोग्राम को रोक देगा। तो हमने एक न्यू एज भी जो है वो एंटर कर दी। अब हम चाहते हैं कि यूजर जो एज एंटर करे वो मान लीजिए हम उसे 5 साल बढ़ाकर आगे फिर दोबारा प्रिंट करें। तो हम न्यू एज को असाइन कर देते हैं वैल्यू एज जो यूजर ने एंटर की है उसमें प्लस करके 5, और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर हमने लगा दिया। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि न्यू एज में ये इस तरह राइट टू लेफ्ट जो ऐसे रीड करता है, ये पढ़ेगा कि इसको ऐसे रीड करेगा एज +5, यानी जो यूजर ने एज दी है जो भी वो एज है उसमें 5 ऐड कर दो और इसको फिर असाइन कर दो न्यू एज में, यानी कि इसकी वैल्यू डाल दो न्यू एज में। तो अभी हमारी वैल्यू जो है वो न्यू एज में जो स्टोर होगी वो 5 साल ज्यादा होगी जो यूजर ने एंटर किया है। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे एज के अलावा न्यू एज, क्योंकि हमने जो एज बढ़ाई है वो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम ये लिख देते हैं योर न्यू एज इज, मतलब
आप देखते हैं ये क्या इसका रिजल्ट आता है। पहले एक बार इसे क्लियर करते हैं। तो हमने ये इसे कंपाइल किया और ये हमने इसे प्रिंट किया। वो कह रहे एंटर योर एज, मैंने आप 20 देख लें यहाँ पे एज एंटर की, एंटर दबाया तो देख ले बता रहे हैं योर न्यू एज इज 25। तो हमारी न्यू एज जो है 25 है। इसी तरह हम इस कैलकुलेशन को, अगर मान लीजिए इस पूरे को मैं हटा भी दूं यहाँ से, तो इसे हम प्रिंट एफ फंक्शन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं ये न्यू एज वाला वेरिएबल भी नहीं यूज करना चाहता, फिर भी हम ये सेम काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ही एज वाला वेरिएबल यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे हम +5 कर देंगे। इसका फायदा ये है कि हम यहाँ पे भी कोई भी कैलकुलेशन जो है किसी वेरिएबल में कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉमे के बाद, इस डबल कॉलन के बाहर और इस कॉमे के राइट साइड पे हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोबारा मैं अपना टर्मिनल जो है वो गायब हो गया मेरा, वो ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं जनाब इसको पहले सेव कर लूँ। सेव करने के बाद मैं इसे करता हूँ यहाँ पे कंपाइल। हमारा कोड हो गया है कंपाइल, तो हम इसे करते हैं रन। वो कह रहा है एंटर योर एज, तो मैं दोबारा 20, मान लीजिए इस बार 20 नहीं, मैं इस बार अपनी एज डालता हूँ 31। तो 31 मैंने एंटर की, तो देख लें योर न्यू एज इज 36। तो उसने यहाँ से भी इसे कैलकुलेट कर दिया। अब इसी तरह हम सिंपली जो प्लस माइनस जो है वो यहाँ पे या यहाँ पे बाहर भी कर सकते हैं। मान लीजिए अब मैंने यूजर से 2 नंबर इनपुट लेने हैं, तो हम उसको जो है वो कैसे उन दोनों को ऐड करेंगे। अब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे बेसिकली, जो यूजर को कहेगा 2 नंबर ऐड करो, ए और बी उन नंबरों के नाम होंगे, तो हम उन दोनों को प्लस करके दोबारा यूजर को कैसे रिजल्ट देंगे। तो सबसे पहले हम 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं, इंट ए और इंट बी, ये 2 वेरिएबल हैं। तो पहले हम यूजर को कहेंगे कि पहला नंबर एंटर करो, तो हम यूजर को कहेंगे PLEA, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। तो हमने यूजर को बता दिया कि भाई पहला नंबर एंटर करो। अब वो एंटर कैसे करेगा, वो हम स्कैन एफ वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो डबल कोट्स हमने ब्रैकेट्स के अंदर यूज करने हैं, और यहाँ पे हमने वो नंबर, क्योंकि इंटीजर होगा जो भी यूजर एंटर करेगा वो %d होगा, और उसको हम स्टोर करवाएंगे कैसे, %, का साइन यूज करके नंबर ए में। ठीक है, तो अब मैं जब अब आपको मैं एक टिप बताता हूँ। अब ये 2 सेम लाइन है, क्योंकि मैंने नीचे लिखनी है नंबर बी को एंटर करवाने के लिए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं दबाऊंगा शिफ्ट वाला बटन दबाएं, ऑल्ट वाला बटन दबाएं, और एरो की जैसे आप गेम में खेलते हैं उससे जो एरो डाउन वाला बटन है उसको दबाएं। ये देखें दोनों लाइनें सेम की सेम ऊपर से नीचे आ गई हैं। अब मैं सिंपली थोड़ी सी यहाँ चेंजिंग कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैं सेकंड नंबर को ए के बजाय स्टोर करूंगा बी में। अब हमने क्या करना है कि हमने प्रिंट करवाना है, यूजर ने जो ए और बी दोनों नंबर दिए हैं, अब हम इनका सम प्रिंट करवाएंगे। लेकिन जो सम हमने इनका कैलकुलेट करना है वो हमने स्टोर कहाँ पे करना है, तो उसे स्टोर कराने के लिए हम पहले ही यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं जिसका नाम होगा सम। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये भी एक मतलब कि एक अच्छा तरीका है कि इंटीजर ए, अब यहाँ नई लाइन पे भी मैं लिख सकता था कि इंट बी, ऐसे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही टाइप के हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हो तो सिंपली हम ए के बाद कॉमा लगाकर दूसरा वेरिएबल भी इसके साथ लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर तीसरा भी, और एंड पर हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा सकते हैं। क्योंकि ये सारे एक टाइप के ही हैं, तो हम सिंपली एक लाइन में भी इन्हें डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सम वेरिएबल जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब इन दोनों को हमने कैलकुलेट करना है। तो कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल है। वो हम लिखते हैं सम इज इक्वल टू, सम किसके इक्वल होगा, सम में जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ए की जो वैल्यू यूजर ने दी है वो हमारे पास ए में स्टोर है, ए और प्लस बी, ए प्लस बी दोनों को ऐड करोगे तो ये सम होगा। तो अब इसका सम कैलकुलेट होकर ये देखें ए और बी को उसने ऐड कर दिया और इसको स्टोर कर दिया ऐड करने के बाद हमारे सम वाले वेरिएबल में।
अब हम क्या कहते हैं कि जो सम है वो यूजर को प्रिंट करके दें। तो हम लिख देंगे सम इज, यहाँ पे कॉलन लगाकर एक स्पेस देंगे ताकि ये थोड़ा सा आगे जाकर प्रिंट हो। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जो स्पेसेस हैं ये आप रिमूव कर सकते हैं। वैसे जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसे अब सेव करते हैं। सेव करके हम इस पहले झंझट को करते हैं क्लियर। थोड़ा मैं अपने टर्मिनल को बड़ा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। तो हम दोबारा ऐसे करते हैं, कंपाइल किया और यहाँ अब हम करते हैं रन। तो कह रहे हैं एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको कोई स्पेस नहीं दी थी, तो इसलिए बिल्कुल इसके साथ अब मैं नंबर ऐड करूंगा तो बिल्कुल वो नंबर उसके साथ आ गया। ऐसे लगता है कि वो उसके साथ ही लिखा हुआ था। इसलिए बेहतर होता है कि प्रिंट एफ के बाद अगर आप कोई इनपुट ले रहे हैं तो उससे आगे कोई स्पेस दे दें। ठीक है, अब मैंने 1 एंटर किया। चलिए एक बार ऐसे ही रन कर देते हैं। वैसे काम करते हैं लेकिन सिर्फ आपकी जो स्टाइल है वो इस तरह ठीक बंदे को पता नहीं चलता कि प्रिंट एफ वाली लाइन कौन सी है और हम इनपुट कहाँ पे दे रहे हैं। हम देखें जैसे 1 उसके साथ बिल्कुल चिपक गया है। तो 1 लिखकर मैंने एंटर किया, पहला नंबर 1 था और दूसरा नंबर मैं मान लीजिए ऐड करता हूँ 14। अब ये 14 भी उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई स्पेस या बैकस्लैश n नहीं किया, बैकस्लैश n नहीं जाने पर ले जाता। तो ये क्या हुआ, सम इज, उसने सम क्यों नहीं प्रिंट किया, हमारे से क्या गलती हुई है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाकर बताए नहीं कि यहाँ पे सम को प्रिंट करो। तो %d, क्योंकि सम हमारा इंटीजर है और यहाँ पे हम लिख देंगे सम। लेकिन सम से पहले हमने यहाँ लाजमी जो है वो एक कॉमा डालना है। तो ठीक है, अब सारे एरर क्लियर हो गए हैं। दोबारा सेव करते हैं। सेव करके दोबारा अगर हम इसे कंपाइल करके रन करें तो पहला नंबर हमारे पास था 1 और दूसरा नंबर ऐड किया मान लीजिए 14। वो पहले मेरे से यहाँ पे वो एक स्लैश डाल गई थी। तो अब देखें वो उसने उन दोनों को सम कर दिया है, सम इज इक्वल टू 15। तो अभी मैं मान लीजिए ये वैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया है कि तीसरा वेरिएबल मैं नहीं यूज करना चाहता, तो प्रिंट एफ में भी इन दोनों को मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इस पूरी की पूरी लाइन को भी हटा सकता हूँ और इधर से सम को भी मैं हटा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली उन दोनों को यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, a प्लस बी। मैं यानी यहाँ पे उनको कैलकुलेट कर दिया। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे उसका स्पेस होल्डर है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो हम इसे दोबारा जो है वो कंपाइल करते हैं। सबसे पहले हम इसे यहाँ कंट्रोल S दबा के सेव करते हैं और सेव करने के बाद हमने इसे किया कंपाइल। कंपाइल के बाद करते हैं रन। एंटर फर्स्ट नंबर 1, एंटर सेकंड नंबर 3। तो देखें सम इज 4। ये इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, हम दो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो अभी तक जो बात हो रही थी उससे पहले जो हम कंपाइलेशन कर रहे थे कि कंपाइलेशन का क्या मतलब होता है। तो बेसिकली एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट सी कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर क्या होता है, जैसे हमारे पास सी का कंपाइलर है, जैसे हम लिख रहे हैं यहाँ पे सोर्स कोड, ये ए बी एंड प्रिंट एफ प्लीज एंटर, ये एवरीथिंग जो हम है वो लिख रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर इस चीज को नहीं समझता। कंप्यूटर क्योंकि समझता है बाइनरी लैंग्वेज को, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी में चीजों को समझता है। तो ये कंपाइलर क्या करता है, जब हम पहले कंपाइल करते हैं जीसीसी हेलो डॉट सी लिख कर, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो हेलो डॉट सी वाली फाइल को लेता है, उसको कंपाइल करता है, मतलब उसमें जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट या जो भी कोड लिखा हुआ होता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, उसको वो चेंज कर देता है मशीन कोड में। मशीन कोड का मतलब 0101 जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो उसमें चेंज कर सकता है। और वो जब चेंज करता है तो हमारे पास फाइल जो आपको पता है विंडोज में आती है वो आती है a.exe, विंडोज में आती है और लिनक्स में a.out आती है। और exe का मतलब है कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब आप इसे आप रन कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक मशीन कोड में हमारे पास चेंज हो चुकी है। तो बेसिकली कंपाइलर जो होता है वो
सोर्स कोड को मशीन कोड में चेंज करता है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास कंपाइलिंग के दौरान कोई एरर आ जाए, यहाँ पे मान लीजिए एक मैं सेमीकोलन जो है वो हटा देता हूँ। अब इसे सेव करके दोबारा रन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो रन होता है या कंपाइल होता है। तो सबसे पहले मैंने सेव करने के बाद, वैसे आपको ये खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी हम चले इसे इग्नोर करके इसे कंपाइल करते हैं। तो देखें मैंने एक सिर्फ कॉलन हटाया और कितनी लाइनें कोड भी आ गई। तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा अंदाजा भी लगाएगा कि प्रिंट एफ ये लाइन में, ये देखें लाइन नंबर 12 में, ये लाइन नंबर 12 कहाँ गई है, ये देखने में वो कह रहा है कि लाइन 12 में कोई एरर आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड डे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये जो कॉलन होता है। अब इसे हमने सिर्फ लाइन 12 में एक चीज हमने रिमूव की थी, इससे पहले लाइन 8 में से हमने रिमूव की थी, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं। तो बेसिकली इससे पहले ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेड बिफोर प्रिंट एफ, यानी कि इस प्रिंट एफ फंक्शन से पहले हमने एक्सपेक्ट किया था, और उससे पहले जो हमारी लाइन है वो 8 है क्योंकि बीच में हमारे पास ब्लैंक है। अब हमने उधर वो लगा दिया स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो हमने सेव करके दोबारा इसे किया कंपाइल। तो आप देखें ठीक से कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया। रन करें तो रन भी हो रहा है। 5 + 5 इसने 10 हमारे पास रिजल्ट दे दिया है। तो बेसिकली कंपाइलर ये कर रहा है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और उसके अलावा होमवर्क भी आपको होगा, क्योंकि 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको खुद करवाता हूँ और 2-3 जो है वो आप होमवर्क आप खुद ट्राई करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो हमारे पास पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इज गिवन। अब हम ऐसे करेंगे कि साइड जो है वो यूजर से इनपुट लेंगे और मतलब कि जो स्क्वायर का एक साइड है उसको यूजर से इनपुट लेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे एरिया स्क्वायर का। तो हमने पहले जो साइड है वो एक वेरिएबल ले लेते हैं। हमने एक साइड लेनी है यूजर से, तो हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं जिसमें हम यूजर को से एक साइड लेंगे। तो साइड हम जो लेंगे वो लॉन्ग में, उसका डेटा टाइप जो होगा वो लॉन्ग होगा, क्योंकि अब यूजर से हमने वैल्यू लेनी है तो जरूरी नहीं वो छोटी सी वैल्यू दे जो कि इंटीजर के डेटा टाइप, क्योंकि हमने यहाँ डेटा टाइप आपको दिखाए हैं। तो डेटा टाइप क्योंकि इंटीजर सिर्फ 2 बाइट्स को स्टोर कर सकता है, लॉन्ग जो है वो 2 बाइट से ज्यादा को स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए हम यहाँ लॉन्ग को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम छोटा डेटा टाइप यूज करें तो सेफ होता है कि हम बड़ा डेटा टाइप ही यूज करें। तो हम लॉन्ग यूज करके लॉन्ग, ये हमारे पास डेटा टाइप है लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर हम यूज करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंटीजर का डेटा टाइप है जो मैंने आपको चार्ट पीछे दिखाया था। आप स्लाइड में भी जाकर देख सकते हैं और पीछे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक लॉन्ग भी डेटा टाइप होती है। तो हमारे पास लॉन्ग लॉन्ग इंट जो है हमने, यानी कि हमारे पास डेटा टाइप लॉन्ग है और उसमें भी लॉन्ग इंटीजर है। तो हम एक जो वेरिएबल लेंगे मतलब वैल्यू लेंगे साइड, और एक हमारे पास होगा स्क्वायर जो कि हम खुद यूज करेंगे। तो ये दोनों हमने कर दिए डिक्लेयर। तो अभी हम यूजर को कहेंगे कि एंटर साइड करने के लिए, तो उसके लिए हम printf फंक्शन यूज करेंगे और डबल कोट्स यूज करके हम लिखेंगे एंटर साइड और स्पेस ताकि वो अलग हो जाए, और हम स्कैन एफ फंक्शन की जगह यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स डालकर लिखेंगे परसेंट LLD। तो LLD हमने क्यों लिख लिया है, क्योंकि ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि हमारे पास अब सिर्फ इंटीजर जो है वो नहीं आ रहा, हमारे पास डबल लॉन्ग जो इंटीजर है वो आ रहा है। तो पहले लॉन्ग के एल के लिए एल यहाँ भी आ गया, दूसरे एल के लिए एल यहाँ आ गया, और इंटीजर के लिए हमारे पास वो डी आ गया। और यहाँ पे कॉमे के बाद हम सिंपली लिख देंगे एम्परसेंड आना था साइड, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम यहाँ पे हमेशा लिखा जाता है तो वो साइड में वो स्टोर हो जाएगा। तो अब हमने स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, तो स्क्वायर हमारे पास जो होगा वो इक्वल होगा किसके, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है साइड मल्टीप्लाई बाय
साइड के, तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड करते हैं और स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाती है एंड। तो बेसिकली ये क्या करेगा, यूजर जो भी साइड की वैल्यू मतलब एक साइड एंटर करेगा तो उसको वो साइड के को साइड से दोबारा मल्टीप्लाई करेगा जो बन जाएगा स्केयर उसका। तो बेसिकली स्केयर वो ही उसी चीज को उसी से मल्टीप्लाई करें तो वो स्केयर बन जाता है। तो अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम लिखते हैं स्केयर इज LLD, क्योंकि परसेंट LLD, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर हमने आउटपुट भी देनी है तो स्केयर मल्टीप्लाई होने के बाद भी वो एक लॉन्ग इंटीजर ही होगा, क्योंकि दोनों लॉन्ग इंटीजर ही जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या प्रिंट करवाएंगे, स्केयर की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट कर देंगे टर्मिनेट। तो सेव करते हैं और ये पहले से जो लिखा हुआ है सबको कर देते हैं क्लियर। सॉरी, क्लियर के स्पेल गलत हो गए हैं, तो क्लियर करते हैं। तो अभी हम इस चीज को यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ के बाद कॉमा नहीं डाला, तो वो देखें यहाँ पे खुद ही प्रॉब्लम जो है वो दिखा रहा था। मैंने इससे पहले जो है कॉमा डाल दिया था, तो अभी वो देखें प्रॉब्लम यहाँ से रिमूव हो चुकी है। अब सेव करते हैं और इसे एक बार कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल हो गया और अब इसे हम करते हैं रन। तो एंटर साइड, हम साइड एंटर करते हैं, मान लीजिए 3 एंटर करते हैं तो वो स्केयर इज 9, उसका स्केयर उसने दे दिया है। अब मान लीजिए कोई और वैल्यू हम एंटर करते हैं तो किधर गया है, तो हम मान लीजिए 10 एंटर करते हैं तो 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है। तो इसी तरह हम ये जो प्रॉब्लम है इस तरह से हमने सॉल्व किया है। तो एक और प्रॉब्लम हम लास्ट जो है वो सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, बाकी जो है प्रॉब्लम्स मैं आपको वो होमवर्क के लिए दूंगा। तो ये वो वेरिएबल डेटा टाइप्स थी जिनके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था कि क्योंकि अब हमने स्केयर लेना है तो वो लॉन्ग डबल हमने यूज करना है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बाइट्स को यूज करे। क्योंकि जब मान लीजिए आपने एक बड़े नंबर का स्केयर लेना है, 100 का स्केयर लेना है, तो वो 100 को 100 से जरा जब मल्टीप्लाई करेगा तो वो उसकी वैल्यू और ज्यादा इंटीजर में आ जाएगी और वो ज्यादा बाइट्स लेगी। लेकिन जो हमारे पास सिर्फ इंटीजर डेटा टाइप होता है वो सिर्फ 2 बाइट्स यूज करेगा। जब उसके पास सिर्फ 2 बाइट्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का इसमें कॉन्सेप्ट होता है, वो उसके जो रॉन्ग रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करेगा। तो बेसिकली हम अपनी अगली प्रॉब्लम सेट पे जाते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ए सर्कल। तो एरिया सर्कल का हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइड इज गिवन, बल्कि यहाँ पे लिखना था रेडियस इज गिवन। तो हम यहाँ पे अब यूजर से ले लेते हैं साइड की जगह रेडियस। तो अब रेडियस जो है वो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो इंट में हो। और मोस्टली जो रेडियस होता है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। तो यहाँ पे हम इसकी डेटा टाइप लिखेंगे फ्लोट और दोबारा वही एंटर। हमने अब साइड नहीं लेनी तो साइड की जगह हम लिख देते हैं एंटर रेडियस। रेडियस हमने लिया तो उसको स्टोर अब यहाँ हमने करना है रेडियस में। साइड को चेंज कर देते हैं रेडियस में, पहले वाले प्रोग्राम को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अब हमने उसका जो स्केयर है वो कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे होता है, वो होता है पाई आर स्केयर। तो पाई की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, फिर मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो यहाँ पे हमने एक और थोड़ी सी छोटी सी चीज मिस कर दी है, हमने यहाँ परसेंट एफ लिखना है क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो यहाँ पे भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो अभी यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी मिसिंग है। तो आई थिंक ऑल इज गुड। तो हम इसे अब सेव करते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम में हमने कोई गलती की है ये सक्सेसफुली हमने लिख दिया है। तो कंपाइल हो गया। तो अभी इसे करते हैं रन। वो करें एंटर रेडियस। तो रेडियस मान लीजिए मैं देता हूँ 3
तो इसका रेडियस आ गया 3 का 28.26 जो भी आगे पॉइंट्स में आ रहा है। तो ये अब आपका होमवर्क में ये भी है कि आपने ये कैलकुलेट करना है कि क्या ये रेडियस ठीक आया या नहीं आया। तो बाकी आपने जो कुछ प्रॉब्लम सेट्स हैं वो होमवर्क में करके ले आनी है। जो बेसिकली ये होमवर्क सेट है आपका चैप्टर 1 के लिए। आपने ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हैं वो राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल टेक साइड ए एंड बी फ्रॉम यूजर। तो आपने ये भी करना है। तो पैरामीटर का फार्मूला क्या होता है ये आपने नेट से खुद सर्च करना है। तो बेसिकली आप ये जब करेंगे तो आपका थोड़ा सा और एक्सपीरियंस बढ़ेगा प्रोग्रामिंग का, क्योंकि प्रोग्रामिंग मेन ये नहीं कि आप कोड लिखें बल्कि खुद से आप आइडियाज जनरेट करें कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये चैप्टर 1 था, सबसे लंबा चैप्टर, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें थी और मैंने आपको हर चीज डिटेल से बताई है। तो इसलिए काफी लंबी वीडियो है। आगे थोड़ी सी वीडियो जो है वो अराउंड 30 टू 40 मिनट्स की होंगी। ये पहली वीडियोस के लिए जरूरी था कि हर चीज आपको डिटेल में यहाँ पे बताई जाए। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा मजेदार होने जा रही है। क्योंकि आप एकदम जीरो से हीरो बन जाएंगे सी लैंग्वेज में। So thank you so much for watching.